वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले इसको डेफिनेशन वाइज देखते हैं। क्या है डेफिनेशन? इट इज स्टेट दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, ओके, कॉमा, द सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए बैक फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली। मतलब क्या हुआ कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्सर्ट करता है फोर्स को किस पे, दूसरे ऑब्जेक्ट पे, देन सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए बैक फोर्स, सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या करता है, बैक फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली। मतलब उसी टाइम, जिस टाइम फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, उसी टाइम सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाले पे फोर्स लगाता है। ठीक है, अब कैसे फोर्स होते हैं, क्या होते हैं, इसको देखते हैं। These two forces are equal in magnitude but opposite in direction। मतलब ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं, पहले वाले का दूसरे पे और दूसरे वाले के पहले पे, दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं। किसमें? मैग्नीट्यूड, मतलब न्यूमेरिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन वाइज क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, ओके। जैसे मान लो 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, पहले वाले ने 2 न्यूटन लगाया फोर्स, दूसरे वाले में 2 न्यूटन लगाया, तो अगर पहला वाला जो है वो ईस्ट की तरफ लग रहा है तो दूसरा वाला क्या लगेगा, वेस्ट की तरफ लगेगा। ठीक है, तो अपोजिट क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके। दीज टू फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट नॉट ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट। मतलब ये दोनों जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट पे नहीं होते हैं। ठीक है ना, ओके। एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक्ट फोर्स ऑन सेकेंड इज कॉल्ड एक्शन। जो पहला ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर वो फोर्स लगा रहा है सेकेंड पे, उसको हम एक्शन बोलते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्ट फोर्स ऑन फर्स्ट, अब सेकेंड ऑब्जेक्ट लगा रहा होता है फोर्स किस पे, फर्स्ट पे, उसको हम रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्म में डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है इसके हिसाब से। क्या डेफिनेशन? इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन। कैसे? To every action there is an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction। मतलब ये हुआ कि हर एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन क्या मिल रहा होगा, रिएक्शन मिल रहा होगा। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन होती है। जैसे मान लो ये एक बॉल है, ठीक है, और उस पर आके स्टोन टकरा रहा है। ठीक है ना, स्टोन टकरा रहा है, तो स्टोन क्या करेगा, बॉल पे क्या लगाएगा, एक्शन देगा, फोर्स लगाएगा। उसी टाइम बॉल क्या करेगा, स्टोन पे फोर्स लगाएगा, इसको हम रिएक्शन बोलेंगे। तो एक्शन किसने दिया, हमने फर्स्ट माना था स्टोन को, सेकंड माना है बॉल को, तो एक्शन किसने दिया, स्टोन ने, रिएक्शन किसने दिया, बॉल ने। लेकिन जो एक्शन और रिएक्शन होंगे वो बराबर होंगे। डायरेक्शन क्या, देखो एक्शन की डायरेक्शन ये है और रिएक्शन डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो हम कह सकते हैं एक्शन इक्वल टू रिएक्शन बट नेगेटिव, यानी कि अपोजिट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। तो F1 जो हमने फोर्स लिया हुआ है एक्शन फोर्स, और जो F2 लिया हुआ वो रिएक्शन ले रखा है। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2, F1 F2 बराबर है, लेकिन क्या है, माइनस साइन के साथ, यानी डायरेक्शन क्या है, उनकी अपोजिट है। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। एक्शन और रिएक्शन जो है वो एक्ट करते हैं 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट पे। ठीक है ना, साइमल्टेनियसली। ऊपर ही बताया गया था आपको कि जो आपके 2 फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट तो होते ही होते हैं, मैग्नीट्यूड बाय सेम होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे होते हैं। सेम क्या है, एक्शन और रिएक्शन क्या करते हैं, आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ। ठीक है, ओके। अदर एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेस्ड हैं। पहला, वॉकिंग ऑन रोड, जब रोड पे वॉक कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो भी एग्जाम्पल किसका होता है, थर्ड लॉ को भी डिस्कस करेंगे आगे इसको अच्छे से। सेकेंड है बुलेट फायर थ्रू द गन, जो बुलेट फायर होती है गन के थ्रू, तो भी क्या होती है, वो थर्ड लॉ को फॉलो करती है। नेक्स्ट, किक ए बॉल, किक ए फुटबॉल, तो फुटबॉल को जब किक कर रहे होते हो तो वहाँ भी थर्ड लॉ पे आपको काम कर रहा होता है। अभी डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में। एक पॉइंट इसको तो समझ लेते हैं पहले। इवन दो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट बट एक्सेलरेशन, जिसको हम ए से लिखते हैं, प्रोड्यूस इन 2 डिफरेंट बॉडीज़ डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉडी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि हालांकि एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही बात है, एंड अपोजिट होते हैं, है ना। बट जो एक्सेलरेशन आ रहा होता है, ठीक है, प्रोड्यूस इन 2 डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज़ में एक्सेलरेशन आ रहा होता है इन दोनों वजह से, फोर्सेस की वजह से, वो क्या होता है, मास पे डिपेंड करता है बॉडी के। कैसे? जैसे F इज इक्वल टू ma सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर हमें किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, तो उस बॉडी का अगर मास m है तो उसमें एक्सेलरेशन a आएगा। उस बॉडी का एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m, ठीक है ना।
तो m अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा और m कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ओके। अब इसको आगे डिटेल में देखते हैं, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स ले रखे हैं। ठीक है, कैसे इसको समझते हैं। देखिए, हमने एग्जांपल लिया था फुटबॉल का, है ना। तो फुटबॉल जब किक की जाती है तो जो किक करने वाला पर्सन है वो फुटबॉल क्या कर रहा है, किक कर रहा है। तो डेफिनेटली क्या होता है कि जो फुटबॉल है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन पर्सन जस्ट वहीं पर रहता है, हल्का फुल्का जर्क रहता है उसको। ठीक है ना, हल्का सा थोड़ा पीछे हो सकता है बट जर्क रहता है हल्का सा, पता भी नहीं चलता है। तो देखिए क्या हो रहा है, जितना फोर्स मैन ने फुटबॉल पे लगाया उतना ही फोर्स फुटबॉल ने मैन पे लगाया, यानी फोर्स दोनों के बराबर लगे। ठीक है ना, मान लो मैन ने लगाया था फुटबॉल पे F1 फोर्स और फुटबॉल ने लगाया F2, दोनों फोर्स बराबर हैं, उनको हमने F ले लिया। ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड क्या है, बिल्कुल ना के बराबर है। ये कह सकते हैं जीरो, जीरो तो नहीं होगी लेकिन कुछ होगी, माइनर, बहुत कम। ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन तो आया होगा। ओके, देखिए क्या हो रहा है, मैन का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल। तो मैन का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि m1 ग्रेटर देन m2। अब इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे और इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला हमारा एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। तो अगर पहले वाले को मैन मान रहे हैं तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा F1 अपॉन m1। ठीक है, F1 जो हमने ले रखा है वो F ले रखा है, फोर्सेस बराबर हमारे, तो F अपॉन m। ठीक है ना, m1 हो गया, तो ये एक्सेलरेशन हो गया मैन का। फुटबॉल पे आते हैं, फुटबॉल का एक्सेलरेशन हो गया a2 इज इक्वल टू F2 अपॉन m2, है ना। तो F2 को यानी कि F के इक्वल है वो, तो F अपॉन m2। ठीक है, तो a2 हमारा ये आ गया। अब देखिए इक्वल और कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। ठीक है, तो a1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m1 एंड a2 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m2। तो जो m1 है वो ज़्यादा है, आपको पता है, और m2 क्या है, कम है। तो डेफिनेटली जो a1 होगा वो कम होगा और a2 क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। मतलब एक्सेलरेशन जो फुटबॉल का वो ज़्यादा है और एक्सेलरेशन जो मैन का वो क्या है, काफ़ी कम है। ठीक है, तो जब मैन का एक्सेलरेशन निग्लिजिबल होता है तो ऐसा लगता है कि मैन रेस्ट में ही है, मैन ने स्पीड नहीं पकड़ी है। ठीक है, जबकि फुटबॉल क्या था, स्पीड पकड़ लेती है, तो वहाँ उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन आया इसका मतलब फुटबॉल रेस्ट से क्या है, स्पीड पकड़ रही है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन आया होगा। जबकि हम देखते हैं कि जो मैन है वो जस्ट वहीं पे रुका हुआ, हल्का सा मूवमेंट तो हुआ होगा, पता नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल कंसीडर होता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया था मासेस और एक्सेलरेशन को लेकर। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो थिंग थी हमारी वो थी रोड पे जब हम चल रहे होते हैं तो बेसिकली क्या होता है, रोड बिल्कुल फ्लैट है और हम क्या कर रहे होते हैं, रोड को पुश कर रहे होते हैं कुछ एंगल वाइज क्या कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, स्ट्रेट नहीं करते हैं, नहीं तो फिर कितना भी फोर्स लगा लो आप चल नहीं पाओगे। हम कुछ एंगल वाइज क्या कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं। तो रोड भी उसी एंगल पे क्या देती है, रिएक्शन देती है हमको। ठीक है, जैसे मान लो हमने इस तरफ क्या किया, पुश किया रोड को, रोड ने हमको अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन दिया इक्वल अमाउंट में। अब अगर मान लो ये एंगल हम हॉरिजॉन्टल से थीटा कंसीडर करते हैं तो जो रिएक्शन हमको मिला है उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये कंपोनेंट, दूसरा इधर कंपोनेंट, है ना। और जो हमने पुश किया उसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर डाउनवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल। तो क्या होता है, ये जो कंपोनेंट्स हैं, नॉर्मल रिएक्शन जो मिली हमको रोड से, है ना, और जो हमारा वेट है वो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ये अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है और ये कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या कुछ फ्रिक्शन मिलता है और फ्रिक्शन बेस हम चल पाते हैं। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये है कि हम क्या कर रहे होते हैं, जिस तरफ पुश कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन क्या मिलता है, हमको रिएक्शन मिलता है। तो थोड़ा तिरछा पुश करते हैं जिससे क्या मिलता है, हमको रिएक्शन मिलता है और हम चल पाते हैं। ठीक है, ओके। सो ये था हमारा वॉकिंग ऑन रोड और हमने गन का एग्जाम्पल लिया था। तो गन में देखो क्या हो रहा है, जब गन से जब बुलेट फायर होती है तो बुलेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि गन जो है वो हल्का सा बैक करती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मास जो था वो गन और बुलेट को लेके हमने कंसीडर किया कि भाई गन थोड़ा बैक मारती है, क्योंकि मैन और फुटबॉल में क्या था, मैन का मास बहुत ज़्यादा था, फुटबॉल का बहुत कम था, तो वहाँ पता ही नहीं चल रहा था मैन का। लेकिन यहाँ पे गन का एज़ कम्पेयर टू थोड़ा सा कम है। तो गन और बुलेट की अगर बात करें तो बुलेट क्या होती है, इधर फायर होती है, स्पीड पकड़ती है, गन बैक मारती है। देखो क्यों, एक्सेलरेशन जो गन का होगा वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कम होगा एज़ कम्पेयर टू बॉल, है ना, सॉरी बुलेट। तो कैसे पता किया, एक्सेलरेशन जो हमने कैलकुलेशन किया वो फोर्स अपॉन मास एंड फोर्स अपॉन मास, जितना बुलेट पे फोर्स लगा होगा उतना ही क्या लगा होगा, गन पे लगा होगा फोर्स। ठीक है, तो अब चूंकि मास ऑफ गन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ बुलेट, तो एक्सेलरेशन ऑफ गन क्या होगा, कम हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट से। तो ये सारा जो खेल है वो किसका है, अनबैलेंस फोर्सेज जो लग रहे हैं, हालांकि दोनों एक्शन रिएक्शन बराबर हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस होने से हमको पता चलता है कौन स्पीड पकड़ेगा और कौन नहीं पकड़ेगा। ठीक है, और वो डिपेंड करेगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस पे वो फोर्स लग रहा है।
ठीक है, ओके। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, मैंने कोशिश की है ना। और कोई डाउट है किसी तरह का तो कमेंट सेक्शन बताइए। तो ध्यान आपको बस यही रखना है कि एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा है और किसके कम आएगा, उसके हिसाब से बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।